तो सर, राजनीति के बारे में इस कमरे में जितने भी नौजवान बैठे हैं, उन्हें ये लगता है कि या तो यहाँ पर या राजनीति में घुसने के लिए या तो पैसा बहुत चाहिए या फिर कोई ऊपर का सपोर्ट बहुत चाहिए। बट आपके पिताजी फौज से आए, खेती करते थे, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सफर, एक मुख्यमंत्री तक का सफर कैसे हुआ? थैंक यू यश जी, आपने जो क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल हमारे हर युवा के एक जिज्ञासा का ये प्रश्न है जो आपने पूछा है। हम देखते हैं कि आज की चकाचौंध के अंदर बड़े बड़े एक दौर था, उस दौर के अंदर पैसे वाला व्यक्ति ही ये सोचते थे कि वो आगे बढ़ेगा या वो राजनीति में आएगा या विरासत से आएगा। विरासत मीन कहीं ना कहीं उसके पूर्वज वो कहीं राजनीति में रहे हैं, राजनीति के उस शिखर पर रहे हैं और वो फिर नीचे सर्कुलेशन उसका होगा कि नीचे आएगी वो। ऐसा विचार हमारे यूथ के मन में, हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न रहता है। परंतु यश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक साधारण परिवार से, आपने जैसा कहा है कि आप ये जानकारी लेकर के आए हैं, पिताजी आर्मी में थे, उनके साथ भी मुझे अलग अलग, क्योंकि आर्मी में फैमिली के साथ रहने का अवसर अलग अलग स्थानों पर मिला भी है। और उसके बाद जब मैं राजनीति के अंदर पार्टी के अपने कार्यालय के अंदर एंटर किया संगठन के माध्यम से, तो वहां पर मैं काम करता रहा और कभी मन में कोई इस प्रकार की इच्छा या अपेक्षा भी नहीं थी। मेरा मन ये था कि काम करना चाहिए और काम करते रहिए। जब व्यक्ति कोई धैर्य से काम करता रहता है तो आगे बढ़ता है। इसके अंदर हमें बिल्कुल संतुलन की भी जरूरत है और धैर्य की बड़ी जरूरत है। संतुलन भी हमें बना करके रखना चाहिए और धैर्य भी रखना चाहिए। हम धैर्य रखेंगे, कई बार होता है व्यक्ति जब सीढ़ी चढ़ता है, कोई दिक्कत आ जाती है सामने और सीढ़ी चढ़ता है तो वो नहीं चढ़ पाता, गिर जाता है, फिर दोबारा प्रयास करता है। मेरा जीवन भी यश जी इसी प्रकार का रहा है। मेरे पास कोई लिफ्ट नहीं थी कि मैं नीचे से बैठा और ऊपर चला गया। मेरे पास सीढ़ी थी, मैं उस सीढ़ी से चढ़ा हूं। आप ये देखिए, उस सीढ़ी से मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा हूं। मैं जब कंप्यूटर उस टाइम आया था, मुझे बराबर ध्यान में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे संगठन मंत्री थे, हरियाणा वो देखते थे, क्योंकि सबसे पहले वो कंप्यूटर लेकर के हमारा ऑफिस में पंचकुला भेजा था उन्होंने। पहली बार मैंने उसको ऑपरेट किया, कई प्रकार की बातें भी थी, परंतु व्यक्ति का जीवन सीखने का होना चाहिए। हमने हर समय के ऊपर उसको बहुत डीपली जा करके उसको देखा है। मैं यश जी आपको बताऊं, एक समय ऐसा आ गया था कि मैं स्क्रीन के ऊपर भी नहीं देखता था। मेरी उंगली को याद था भी, मैंने क्या दिमाग के अंदर अगर कोई विषय आ रहा है तो उंगली उसको ऑपरेट कर रही है और स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं थी कि क्या लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा। जो दिमाग के अंदर बात आ रही है तो स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। इतनी प्रैक्टिस और इतना डीपली उसके अंदर जा करके लगातार मैंने कहा है कि व्यक्ति सीखने का, नई चीज आती है, नई चीज को हमने अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। और जब हम नई चीज के साथ जुड़ेंगे, उसको सीखेंगे, तो
हमारे जीवन को तो सरल करेगी, परंतु समाज को, आम जन को भी राहत देने का काम उसके माध्यम से होगा। आज आप देख भी रहे हैं कि एआई का जमाना है और एडवांस हो गया। कहां कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बाद आज एआई आ गया। और एआई, आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसको। आप अगर ये कहें कि मेरे सामने ये विषय पूरा डिटेल के अंदर आप लेकर के आइए, वो लेकर के आ जाएगा, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। आज कितना एडवांस हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इसका लाभ हमें तो मिलता है, परंतु आम जन को, लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। और मैंने कहा है कि हमारी कोई पारिवारिक ये परिस्थिति नहीं थी। हमारे यूथ के मन में ये जरूर जिज्ञासा रहती है कि पैसा होगा, राजनीतिक बैकग्राउंड होगी, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, यूथ आगे बढ़ सकता है। और ये था भी, अगर एक दौर था, मैंने दौर की बात कही है बीच में, उस दौर में था भी, यूथ को इसीलिए उपयोग किया जाता था कि भाई आज रैली है, रैली में भर के ले जाओ, नारे मरवाने हैं, नारों के लिए उपयोग करते थे, पोस्टर लगवाने हैं, पोस्टर के लिए उपयोग करते थे, यूथ का उपयोग करते थे। परंतु अगर वो इच्छा उसकी जाग जाए कि मैंने आगे बढ़ना है, तो उसकी इच्छा को मार नहीं दिया जाता था, कुचल भी दिया जाता था कि वो आगे ना बढ़े। इस प्रकार का एक सिस्टम, एक दौर था। परंतु एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैंने राजनीति में शुरू किया। कार्यालय में था, कार्यालय के बाद फिर अलग अलग स्थानों पे भी काम करने का मुझे अवसर मिला। अलग स्थानों के बाद फिर मुझे क्षेत्र में भी काम करने का अवसर मिला। और मैं बताना चाहता हूं, जब मैं पहली बार क्षेत्र में गया तो मेरे को यह कहा गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ना, आपने चुनाव लड़वाना है। मैंने कहा ठीक है जी। ये मैं बात कर रहा हूं धैर्य की, कि व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। मेरे को जब ये कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना नहीं है, आपने चुनाव लड़वाना है, आप उसके अंदर, मैं अगर आपको, सारा हमारा युवा बैठा है, मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा कि मैंने पार्टी को कहा ठीक है जी, मैं चुनाव लड़वाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। जो व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया वो तो रात को 11 बजे घर चला जाता था, सो जाता था, परंतु मैं रात के 2 बजे तक गांव गांव घूमता रहता था। 2 बजे तक मैं घर पे नहीं जाता था, मैं घूमता रहता था। पार्टी के लिए बात करनी, किसी को मिलना, किसी से जोड़ना, ये लगातार मैं, नीतियों के बारे में बताना, मैं लगातार काम करता रहता था। और जब फिर 2009 के अंदर विषय आया, 9 के अंदर मेरे को कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना है। मैंने कहा ठीक है जी, चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने तैयारी कर ली अपनी। मेरे पास पैसा भी नहीं था। पैसा, जो आप कह रहे हैं कि मैंने जो बात कही है कि पैसे वाला ही चुनाव लड़ सकता है, मुझे खुशी है कि समाज ने ही मुझे चुनाव लड़वाया। मेरे पास 1 पैसा भी नहीं था। लोगों ने पैसा दे करके अपने आप ही, जहां भी कोई खर्चा था उन्होंने अपने आप किया। परंतु जब मैंने पहला चुनाव लड़ा, मैं आपको बताना, इस प्रकार की परिस्थिति थी। मैं लोगों के बीच में जाता, जब लोग, मैं जाता था तो इकट्ठे हो जाते थे गांव के लोग, पता लगता था कि वो आ रहा है। जब मैं जाता था, बात रखता था तो मेरी बात को सुनते भी थे ध्यानपूर्वक, और सुन करके एक बात बोलते थे। कहा भाई छोरा तो ठीक है, कहा पार्टी का हिसाब किताब नहीं है, ये बात मेरे को बोलते थे। मैं उनको बोलता था, मैं कहा जी अगर आप मेरे साथ लग गए, बाद में बातचीत करते थे बैठ करके, उनके बीच में बैठ जाता था मैं खाट के ऊपर ही। तो मैं उनको बोलता था कि अगर आप मेरे साथ लगेंगे तो हिसाब किताब बन जाएगा। और
2014 के अंदर फिर मैं दोबारा जब चुनाव लड़ा, बहुत बड़े मार्जिन से मैं चुनाव जीता, तो वही लोग सारे मेरे साथ लगे और हिसाब किताब बना दिया। ऐसा हिसाब किताब बना कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत कहां पहुंचा है। कल्पना कीजिए 2014 से पहले की भारत के ऊपर आप नजर उठा करके देखिए किन चीजों का अभाव था। ये कोई मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूं जी, हमारा यूथ बैठा है, ये बिल्कुल विचारणीय विषय है, चर्चा का विषय भी है। 2014 से पहले हमें अवश्य देखना चाहिए। 2014 आज 2026, एक जनरेशन बदलती है जी, पूरी जनरेशन बदलती है। जब 2014 था, आज 2026, हमारा यूथ उस टाइम मेरे ख्याल से होगा 8 साल का होगा, 10 साल का होगा। 8-10 साल के बच्चे को शायद वो स्थिति नहीं मालूम होगी, परंतु जब वो 18 साल 18 से अब होता है, वोट देने का अधिकार आ जाता है, तब उसको पता लगता है कि स्थितियां क्या हैं। 12 सालों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, ये बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा है। मैंने वो पुराना दौर भी देखा है, मोदी जी का दौर भी मैं देख रहा हूं। एकदम जमीन आसमान का अंतर है और इसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा इसलिए नहीं, हमें अधिकार है, हमारा यूथ है, आने वाला भारत है, मेरा युवा, ये मजबूत भारत है और आपके ही नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। और मैं ये चाहूंगा कि हमें पिछला बैकग्राउंड जरूर देखनी चाहिए। वो भी दौर था, अभी 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का हर्षोल्लास के साथ हम सब ने कार्यक्रम किया, याद किया उन क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। हमने उनको याद किया, परंतु ठीक 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को क्या लोगों के साथ हुआ, उसको भी याद करना चाहिए, उसको भी नहीं भूलना चाहिए कि वो क्या कारण बने, किस कारण से एक हंसता खेलता परिवार अपने बच्चों के साथ रह रहा, अपने बगीचे में रह रहा, अपनी जमीन के ऊपर रह रहा, अपने घर के ऊपर रह रहा है, 1 घंटे के अंदर उसको यह बोल दिया जाता है कि आप छोड़ करके चले जाइए। क्या बीती होगी उसके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी, क्या स्थिति हुई है। स्थिति ये हुई है, मां से बच्चा भी छूट गया, नहीं मिल पाया, बच्चे को मां नहीं मिली, मां कहीं और चली गई, पता नहीं लगा उस इतना वो इस प्रकार का दृश्य था। हमें बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। यश जी, आपने अच्छा कहा है कि मैं यही बात कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है, व्यक्ति की विल पावर, व्यक्ति का इच्छा शक्ति और व्यक्ति का विजन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ना, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उनसे हमें इस बात की सीख मिलती है। और हम अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, मैं ये मानता हूं जी, यश जी आपने भी कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आपकी आयु में अभी मन से बता रहे थे 26 साल, और आपका एक विजन था, उस विजन को आपने कितना आगे बढ़ाया है इस छोटी सी उम्र के अंदर। आपके पास विजन था, आपके पास वो नीति थी, आपके पास वो सोच थी और उस सोच को आपने आगे बढ़ाया। मैं आपको बधाई देता हूं। ये अगर कोई भी युवा लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, मैं नहीं मानता जी वो अपने लक्ष्य पे ना पहुंचे, वो पहुंच जाएगा। उसका विजन है उसके सामने, उसको और इधर उधर दिखाई नहीं देता। अगर इधर उधर देख लिया तो अपने रास्ते से ओझल हो जाएगा, वो रास्ते पे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कहीं भी इधर उधर देखा, अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मैं आज यही कहना चाहूंगा युवा साथियों को कि पैसा मायने नहीं रखता,
साहब आपकी मेहनत मायने रखती है, आपका विजन मायने रखता है। आप जब पसीना बहाते हैं, तो आज अगर देख रहे हैं दुनिया किस गति से बदल रही है, ये किसी का विजन है जी। किसी व्यक्ति ने एक बीज रोपा है, उस बीज अंकुरित हुआ है, अंकुरित होकर के वो वट का वृक्ष बना है। ये हम सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, जहाज ऊपर उड़ रहा है, कल्पना है ना किसी व्यक्ति की, बिल्कुल बिल्कुल सर। किसी की सोच है ना जी। उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा लक्ष्य है जी, और हमने उसको स्ट्रेस करके उस लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, देखिए कि पैसा कोई मायने नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान, वो इच्छा शक्ति जी। और हमारे पास वो उस प्रकार का टारगेट होना चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सके। मेहनत करेंगे तो ये कहा भी है, गीता के अंदर कहा है, ये तो पवित्र भूमि है गीता की जी। कर्म ने व्याकृस्तु मां फलेषु कदाचन। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसी भूमि के ऊपर कहा है, और पूरे मानवता को एक संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया, इसी भूमि से दिया है जी। कि अपना पराया नहीं है, आप काम करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ेंगे। ये आज आप देख रहे हैं, जिसके पास बैकग्राउंड भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, और कोई राजनीतिक परिवार में व्यक्ति भी नहीं था जिसका मैंने सारा ले लिया हो जी। परंतु एक एक सीढ़ी आगे बढ़ा हूं।